हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने स्टोकियोमेट्री दोष या स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में हमने बात की थी, जिसमें हमने फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्टकट डिफेक्ट के बारे में पढ़ा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड टाइप का डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, हिंदी में कहते हैं अशुद्धि दोष। तो बेटा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट इज फाउंड इन आयनिक क्रिस्टल्स। इम्प्योरिटी डिफेक्ट इज फाउंड इन आयनिक क्रिस्टल्स, कहने का मीन है कि जो अशुद्धि दोष है वो आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट बात आप सुनिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी आयन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी आयन इन प्लेस ऑफ होस्ट आयंस इन द क्रिस्टल लैटिस, इन द क्रिस्टल लैटिस इम्प्योरिटी डिफेक्ट इज डेवलप्ड। कहने का मीन ये है कि यदि क्रिस्टल जालक के आयनों के स्थान पर अशुद्धि आयन क्रिस्टल जालक में उपस्थित हो जाए तो अशुद्धि दोष उत्पन्न हो जाता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट डेवलप हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही इम्प्योरिटी आयंस लैटिस में आते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता जो क्रिस्टल जालक की है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी आयंस। तो अशुद्धि आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत चालकता में वृद्धि हो जाती है। और यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है जिसको हम कहते हैं डोपिंग। क्या कहते हैं? डोपिंग। ये आपको ध्यान रखना है, हिंदी में भी इसको हम डोपिंग ही कहेंगे। अब डोपिंग क्या है बेटा? मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी, मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी इन लैटिस इज कॉल्ड डोपिंग। The process of mixing of impurity in lattice is called doping. यानी अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। अब कैसे डेवलप होता है ये तो आपने देख लिया, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने, और वो एग्जांपल है NaCl का। हम मोल्टन NaCl लेते हैं। कौन सा? मोल्टन NaCl लेते हैं, और उस मोल्टन NaCl में एज ए इम्प्योरिटी SrCl2 ऐड करते हैं और उसको क्रिस्टलाइज होने देते हैं। मैंने कहा मोल्टन NaCl ले रहे हैं, ये लैटिस है इसका, और इसमें एज ए इम्प्योरिटी SrCl2 ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? SrCl2, और उसको क्रिस्टलाइज होने देते हैं। एंड मोल्टन NaCl को क्रिस्टलाइज होने देते हैं तो होगा क्या बेटा? Na plus ions remove the crystal lattice. Some Na plus ions remove the crystal lattice. यानी कुछ Na plus आयन क्रिस्टल लैटिस से रिमूव हो जाते हैं और उनकी जगह Sr2 प्लस आ जाता है। उनकी जगह Sr2 प्लस आ जाता है। समझ में आया क्या कहा मैंने? कि जैसे आपने इम्प्योरिटी SrCl2 को मोल्टन NaCl में ऐड किया और उसको क्रिस्टलाइज होने दिया तो Sr2 प्लस आयन लैटिस में आए, उसके लिए Na प्लस आयनों को अपना स्थान छोड़ना होगा। यानी Na प्लस आयंस आर रिमूव्ड टू अकोमोडेट Sr2 प्लस आयन। Na प्लस आयंस आर रिमूव्ड टू अकोमोडेट Sr2 प्लस आयन। तो Sr2 प्लस आयंस को लैटिस में लाने के लिए Na प्लस आयंस को अपना प्लेस छोड़ना होगा, लीव करना होगा। आपको ध्यान रखना है टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यानी विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए टू Na प्लस आयंस आर रिमूव्ड टू अकोमोडेट वन Sr2 प्लस आयन। कहने का मीन है कि एक Sr2 प्लस आयन NaCl के लैटिस में स्थान ग्रहण करे, उसके लिए 2 Na प्लस आयंस को अपना स्थान छोड़ना होगा, क्योंकि Sr पर 2 प्लस चार्ज है और Na के ऊपर प्लस है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो जब भी मेंटेन रहेगी ना जब 2 Na प्लस आउट हो जाए और एक Sr2 प्लस अंदर आ जाए, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, विद्युत चालकता मेंटेन हो जाएगी। तो मैंने कहा है टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी 2 Na plus ions are removed to accommodate 1 Sr2 plus ion। तो क्या होगा बेटा? 1 Na plus ion के जगह पे तो कौन सा आयन आ जाएगा? Sr2 प्लस आयन।
लेकिन दूसरा Na+ आयन जो यहाँ से आउट हुआ है लैटिस से, उसकी जो साइट है वो वैकेंट हो जाएगी। उसकी साइट कैसी हो जाएगी? वैकेंट हो जाएगी। और वैकेंट साइट होने का मीन है कि NaCl के लैटिस में वैकेंसी यानी रिक्तिका का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? रिक्तिका का निर्माण हो गया। और जब रिक्तिका बन जाएगी तो लैटिस की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और जो डिफेक्ट डेवलप होगा उस डिफेक्ट को हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहेंगे, अशुद्धि दोष कहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने? उसको मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ। मैं मोल्टन NaCl एग्जाम्पल लेके बात कर रहे हैं। तो देखिए लैटिस बना रहा हूँ, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, ध्यान से देखना, ये लैटिस जो मैं बना रहा हूँ वो किसका है? NaCl का। ये लैटिस आपके सामने NaCl का है। ध्यान रखना, Na+ आयंस के पास कौन से आयन होंगे? Cl- आयंस, और Cl- आयंस के पास Na+, क्योंकि कभी भी नेगेटिव नेगेटिव पास नहीं हो सकते और पॉजिटिव पॉजिटिव पास नहीं हो सकते। ये NaCl का लैटिस है। आप इंप्योरिटी किसको ऐड कर रहे हैं? SrCl2 को। तो SrCl2 को जैसे ही इंप्योरिटी के रूप में आप ऐड करेंगे तो Sr2+ आयन यहाँ पे आ गया, ये Sr2+ आयन, Na+ आउट हो गया। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, अगर 1 Sr2+ आयन NaCl के लैटिस में आया है तो 2 Na+ को अपनी पोजीशन लीव करनी होगी या नहीं? तो एक Na+ यहाँ से आउट हो गया और दूसरा सपोज दैट Na+ आपने यहाँ से आउट कर दिया। तो 1 Na+ की पोजीशन तो किसने गेन की? Sr2+ ने। और सेकेंड Na+ की पोजीशन कैसी रह गई? साइट वैकेंट। और ये क्या बन गई? ये वैकेंसी बन गई। क्या बन गई? वैकेंसी बन गई। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस वैकेंसी, NaCl lattice show electrical conductivity and this type of effect is called impurity defect. तो बेटा impurity defect में डोपिंग की जो डेफिनेशन आई थी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान रखना है। ये सेकंड टाइप का डिफेक्ट था आपका। फर्स्ट स्टोकियोमेट्रिक हो गया, सेकंड इंप्योरिटी डिफेक्ट हो गया, थर्ड डिफेक्ट होता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट या नॉन स्टोकियोमितीय यौगिक दोष। देखिए कैसे करेंगे उसके बारे में बात हम। सेकंड यानी थर्ड जो डिफेक्ट है उसको मैं कह रहा हूं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट हिंदी में क्या कहते हैं? नॉन स्टोकियोमितीय दोष। ये तीसरा प्रकार है हमारे डिफेक्ट का। कौन सा प्रकार है? तीसरा। सबसे पहले तो आपको ये पता हो बेटा कि नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं, नॉन स्टोकियोमितीय यौगिक किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुने, कंपाउंड्स व्हिच डू नॉट फॉलो कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ and its molecular formula is not according to the ratio of cation and anion. This type of compound is called non-stoichiometric compounds. And defects which are present in non-stoichiometric compounds are called non-stoichiometric defects. हिंदी में सुनिए, वे यौगिक जो स्थिर अनुपात के नियम की पालना करते हैं और जिनका अनुसूत्र धनायन और ऋणायन के अनुपात के अनुसार नहीं होता है, उन्हें नॉन स्टोइकियोमितीय यौगिक कहते हैं।
समझ में आया? वे यौगिक जो स्तनपात के नियम की पालना नहीं करते हैं और जिनका अणुसूत्र धनायन और ऋणायन के अनुपात के अनुरूप नहीं होता है, उन्हें नॉन स्टोइकियोमेट्रिय यौगिक कहते हैं। और इन यौगिकों में जो दोष उत्पन्न होता है, उस दोष को नॉन स्टोइकियोमेट्रिय दोष कहा जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिय जो कंपाउंड्स होते हैं बेटा, उनमें जो मेटल आयन है ना, जो धातु आयन है, वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इसलिए नॉन स्टोइकियोमेट्रिय यौगिकों को हम एक नाम से और जानते हैं, जो है बर्थोलाइट यौगिक। तो ध्यान रखना, नॉन स्टोइकियोमेट्रिय यौगिकों का ये दूसरा नाम क्या है? बर्थोलाइट यौगिक। क्यों कहा? क्योंकि इसमें जो धातु आयन है वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है, इंग्लिश में सुन ले। In non-stoichiometric compounds, metal ion shows variable oxidation states. Thus, this type of compound is called Bertholite compounds. Bertholite compounds. इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? Bertholite compounds. क्लियर हो गया? डेफिनेशन समझ में आ गई? अब non-stoichiometric defect 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है metal excess defect, धातु आधिक्य दोष, और दूसरा होता है धातु अभाव दोष, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। 2 टाइप्स का हो गया। पहला मैंने कौन सा बताया आपको? पहला मैंने बताया फर्स्ट, धातु आधिक्य दोष। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप का अपना जो डिफेक्ट है वो है धातु आधिक्य दोष, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नाम से ही क्लियर है। इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस और कैटायंस इज ग्रेटर देन एनायंस, इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस और कैटायंस इज ग्रेटर देन एनायंस इज कॉल्ड, दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। यानी धातु आयनों या धनायनों की संख्या या सांद्रता ऋणायनों की तुलना में ज्यादा हो जाए तो जो दोष उत्पन्न होगा उस दोष को हम धातु आधिक्य दोष कहेंगे। क्लियर हो गया? इट मे बी डेवलप इन 2 टाइप्स। इसको 2 तरह से हम उत्पन्न कर सकते हैं। फर्स्ट, जो एक पॉइंट आ रहा है वो है आपका इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट in lattice. Electrons are present in lattice in place of anions. Electrons are present in lattice in place of anions. कहने का मीन है कि एनायन तो लैटिस को लीव करके आउट हो जाए और अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी पोजीशन पे ऑक्यूपाई कर जाए। यानी इन दिस वे anions leave the crystal lattice and these sites are occupied by the electrons. अगर हम ऐसा करते हैं, कहने का मीन है कि एनायन यानी ऋणायन क्रिस्टल जालक को छोड़ के बाहर निकल जाए और उसका इलेक्ट्रॉन उस स्थान पर उपस्थित हो, अर्थात कि ऋणायन बाहर निकल गया और अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह छोड़ गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा? ऋणायनों की संख्या कम हो जाएगी, एनायनों की संख्या कम हो जाएगी और मेटल आयंस की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी ना मेटल आयंस की संख्या। तो कौन सा डिफेक्ट डेवलप होगा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। जैसे मैं आपके सामने बना रहा हूं A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस। आप देखिए मैंने ये लैटिस बनाया, ठीक है, ये लैटिस है जिनको अपन बीच में इंटरस्टिशियल साइट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
ध्यान दें, ये लैटिस बन गया। अब मैंने क्या कहा है, मैं इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द लैटिस इन प्लेस ऑफ एनाइंस। यहां से एनाइन को हटा दिया, एनाइन आउट हो गया और अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह छोड़ के चला गया, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, एनाइन आउट हो गया और अपने पोजीशन पे किसको लीव करके चला गया, इलेक्ट्रॉन को, यानी दिस साइट इज ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पोजीशन आ गई। अब आप देखिए कैटायंस की कंसंट्रेशन हायर हो गई और एनाइंस की कंसंट्रेशन लो हो गई। अब इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़ के गया, वो अपनी पोजीशन पे क्यों लीव करके गया इलेक्ट्रॉन, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी, विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए। एनाइन आउट हो गया, एनाइन बाहर चला गया, लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह पर छोड़ के गया है। क्यों छोड़ गया, क्या, ताकि विद्युत उदासीनता बनी रहे, इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी मेंटेन रहे। समझ में आया बेटा, ये फर्स्ट वे था। अब जैसे आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आने वाली है कि लैटिस पॉइंट at which unpaired electrons are present, lattice sites at which unpaired electrons are present, that is called F center। क्रिस्टल जालक के वे बिंदु जहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हें F सेंटर कहते हैं। F सेंटर यानी F केंद्र, हिंदी में बोले तो F केंद्र कहा जाता है। F केंद्र को रंगीन केंद्र भी कहा जाता है, F केंद्र को रंगीन केंद्र भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि अगर F केंद्र की संख्या बढ़ी, F सेंटर्स का नंबर इंक्रीज हुआ, तो जो आपका लैटिस है वो कलर्ड हो जाएगा, वो उसका जो कलर है वो डार्क होता हुआ चला जाएगा, और जब वो डार्क होता हुआ चला जाए इट मीन उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यानी F सेंटर प्रेजेंट है। तो F सेंटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कलर ऑफ लैटिस। F सेंटर अगर ज्यादा होंगे तो लैटिस का कलर भी डार्क होता हुआ चला जाएगा। क्लियर हुआ? तो एफ सेंटर की डेफिनेशन समझ में आ गई, याद रखनी है, एग्जाम में आती है। अब इसके एग्जांपल हैं, एग्जांपल कौन कौन से हैं, इफ NaCl is heated in the sodium vapor, if NaCl is heated in the sodium vapor then it becomes yellow, why, due to presence of F center या due to presence of metal excess defect। पहला एग्जांपल क्लियर हुआ, क्वेश्चन है ये। सेकंड क्वेश्चन, if LiCl is heated in the Li vapor then it becomes pink, why, due to presence of F center या metal excess defect। Similarly, KCl is heated in KCl is heated in potassium vapor then it becomes violet, why, due to presence of F center, metal excess defect। हिंदी में सुनिए, NaCl को जो हम सोडियम वाष्प में गर्म करते हैं तो पीला हो जाता है, क्यों, F केंद्र की उपस्थिति के कारण या धातु आधिक्य दोष की उपस्थिति के कारण। KCl को जब हम पोटेशियम वाष्प में गर्म करते हैं तो बैंगनी हो जाता है, क्यों, F केंद्र की उपस्थिति के कारण, धातु आधिक्य दोष की उपस्थिति के कारण। सिमिलरली LiCl को जो हम हीट करते हैं Li वाष्प में तो उसका जो रंग है वो कैसा हो जाता है, पिंक, क्यों, F केंद्र की उपस्थिति के कारण, धातु आधिक्य दोष की उपस्थिति के कारण। ये फर्स्ट समझ में आया। अब मैं इसी का दूसरा वे कि कैसे इसको आप डेवलप कर सकते हैं वो आप ध्यान दें। ये फर्स्ट पॉइंट अपना मिटा दिया है। अब मैं सेकंड पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, सेकंड, cations are present in interstitial sites। cations are present interstitial sites। तो ये लैटिस बनाया मैंने कि some extra cations are occupied in interstitial sites। अगर कुछ अतिरिक्त धनायन क्रिस्टल जालक के अंतराकाशीय स्थानों में उपस्थित होते हैं तो जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाएगा। अगर अतिरिक्त धनायन
क्रिस्टल जालक में अंतराकाशीय स्थानों में उपस्थित हो जाए तो धातु धनायनों की संख्या या धातु आयनों की संख्या ऋण आयनों से ज्यादा हो जाएगी, और जो दोष उत्पन्न होगा वो कौन सा दोष होगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसमें कौन सा भी है, कैटायन आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट्स। तो ये कैटायन यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया मैंने, कर दिया। तो कैटायंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, धनायन की सांद्रता बढ़ गई ना, किसके तुलना में, ऋणायन की तुलना में। तो उस कंडीशन में जो दोष उत्पन्न हुआ कौन सा हुआ, धातु आधिक्य दोष। अब ऐसा करने से बेटा इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी विद्युत चालकता खत्म हो जाती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए अगर एक एक्स्ट्रा धनायन अंतराकाशीय छिद्र में इंटरस्टिशियल वॉइड्स में आता है तो आपको इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बी अदर इंटरस्टिशियल साइट में लेके आना पड़ेगा। अब एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो एक नेगेटिव भी बढ़ गया, तो इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी मेंटेन हो गई। ये सेकंड वे था मेटल एक्सेस डिफेक्ट का। अब जो सेकंड डिफेक्ट आता है, सेकंड टाइप, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो बच्चों मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को समझाने से पहले इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ। When ZnO is heated, then it becomes yellow. When ZnO is heated, then it becomes yellow. वो येलो हो जाता है, क्यों, रीजन क्या है, अगर ZnO को हम गर्म करते हैं तो पीला हो जाता है, उसका रीजन है धातु आधिक्य दोष। क्लियर। अब जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखा, ZnO को हीट करना है तो ये Zn2 प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, लैटिस में, तो वाइब सेंटर बनेंगे। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट के कारण, धातु आधिक्य दोष के कारण ZnO कैसा हो जाता है, पीला। अब सेकंड टाइप का जो डिफेक्ट है वो है अपना धातु अभाव दोष, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। सेकंड टाइप धातु अभाव दोष, इंग्लिश में क्या कहेंगे, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो बेटा नाम से ही क्लियर है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस और कैटायंस इज लेस देन एनायंस, दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। यदि धातु आयनों या धनायनों की सांद्रता या संख्या ऋणायनों की सांद्रता से कम हो जाए तो इस प्रकार के दोष को धातु अभाव दोष कहते हैं। इसको भी टू टाइप से डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप क्या होगा, ए पॉइंट, एक्स्ट्रा यानी कैटायंस लीव द क्रिस्टल लैटिस, कैटायंस लीव द क्रिस्टल लैटिस, ये आपको ध्यान रखना। अगर कैटायन क्रिस्टल लैटिस को लीव करके बाहर चला जाए तो मेटल आयंस की जो कंसंट्रेशन है, कैटायंस की जो कंसंट्रेशन है वो ऋण आयनों से कम हो जाएगी। कैसे, तो अपना जो फर्स्ट पॉइंट है ए, कैटायंस come out from lattice, come out from lattice। अगर कैटायन लैटिस से आउट हो जाए तो ये मैंने आपके सामने बना रखा है, देखिए ये लैटिस है, इसमें मैंने कहा कैटायन को आउट करना है, तो ये कैटायन लैटिस को छोड़ के आउट हो गया। तो आप देखिए इस कंडीशन में जो नंबर ऑफ कैटायंस है वो लेस हो गए नंबर ऑफ एनायंस से, लेकिन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी डिस्टर्ब हो गई। इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी को मेंटेन करने के लिए अगर वन कैटायन आउट हुआ है तो नियर बाई अदर कैटायन पर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे एक कैटायन आउट हुआ तो इस पर प्लस था, इसमें मैंने 2 प्लस कर दिया, कितना चार्ज कर दिया, 2 प्लस कर दिया, तो इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी मेंटेन हो गई और कैटायन आउट भी हो गया। और कैटायन आउट होने से कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ कैटायंस इज लेस देन नंबर ऑफ एनायंस, तो कौन सा डिफेक्ट डेवलप हुआ, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट या धातु अभाव दोष। तो FeS में यही डिफेक्ट पाया जाता है, FeS में यही डिफेक्ट पाया जाता है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब सेकंड हम बात करेंगे, सेकंड टाइप जो होगा इसका, अब जो सेकंड टाइप आएगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का, वो आएगा बेटा एक्स्ट्रा एनायंस ऑक्यूपाइड इन इंटरस्टिशियल साइट्स,
एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाइड इन इंटरस्टिशियल साइट्स। इसका सेकेंड टाइप बी, एक्स्ट्रा एनायंस ऑक्यूपाइड इन इंटरस्टिशियल साइट्स। एक्स्ट्रा एनायन अगर इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाए, यानी अतिरिक्त ऋणायन अगर अंतराकाश में स्थान ग्रहण कर ले, तो उस परिस्थिति में भी ऋणायनों की संख्या बढ़ जाएगी। किसकी तुलना में? धनायनों की तुलना में। तो कौन सा दोष उत्पन्न होगा? धातु अभाव दोष। तो यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दिया, A+ कर दिया, और यहाँ पर था आपका A+। नॉर्मल कंडीशन हो गई। अब मैंने कहा एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाइड इन इंटरस्टिशियल साइट, अतिरिक्त ऋणायन आ जाए कहाँ पर? इंटरस्टिशियल साइट में। तो B- को मैं अंतराकाशीय छिद्र में ले आया। अब ऐसा करते हैं तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई, विद्युत चालकता भंग हो गई। तो उसको मेंटेन करने के लिए अगर एक ऋणावेश बढ़ाया आपने, तो नियर बाई जो मेटल आयन है, कैटायन है, उस पे चार्ज को इंक्रीज कर दें। तो यहाँ पर प्लस था, तो मान लो मैंने इस पे 2+ कर दिया। जरूरी नहीं आप इसी पे करें, इस पे भी कर सकते हैं, इस पे भी कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं। यानी प्लस कैटायन वाले का नियर बाई होना चाहिए, 1, 2, 3, इनमें से किसी पर भी आप एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज लगा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल में न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई, विद्युत चालकता बराबर हो गई ना, ठीक है, विद्युत चालकता मेंटेन हो गई। तो ये दूसरा वे था धातु अभाव दोष को उत्पन्न करने का, यानी ऋणायन को लेके आना अंतराकाश में, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विद्युत चालकता को बनाए रखने के लिए किसी भी निकटवर्ती धनायन पर अतिरिक्त धनावेश लिया। लेकिन आपको ध्यान रखना, नॉर्मल कंडीशंस में इस तरीके से, इस वे से मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट डेवलप नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि साइज ऑफ एनायन इज लार्जर देन कैटायन, यानी एनायन का जो साइज है वो लार्ज होता है, तो वो इजीली इंटरस्टिशियल साइट में ऑक्यूपाइड नहीं हो पाएगा। ऋणायन का साइज आकार बड़ा होता है, इसलिए वो आसानी से अंतराकाश में स्थान ग्रहण नहीं कर पाएगा। अतः नॉर्मल कंडीशंस में इस तरीके से मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को डेवलप नहीं कर सकते। क्लियर बच्चों? ये डिफेक्ट का टॉपिक अपना क्लियर हुआ। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।